सफलता और असफलता, ये दो आयाम है जो किसी भी लड़ाई के बाद आते हैं। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। सोचो और विचार करो, क्या कमी रह गई, फिर उसमें सुधार करो। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमको कोशिश करते रहना। सरकार के पास तमाम मशीनरी है जिसका दुरुपयोग वो पिछले समय भी करती रही है, आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा, और सरकारें बदल जाए उसके बाद भी देखने को मिलेगा। लेकिन सरकारों के इस दुष्कर्म के सामने हमारा सरेंडर हो जाना आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या नजीर पेश करेगा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम का हूं। अगले वक्ता के रूप में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश सिंह जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और 12 अक्टूबर से हो रही हड़ताल के बारे में इधर आ जाओ सब लोग, हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मार्गदर्शन करें। माननीय मुकेश सिंह। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस संयुक्त सभा के द्वारा आयोजित उपवास कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री HN तिवारी जी, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री साधु सिंह जी, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाई छविलाल जी, संयुक्त मंत्री माननीय पराशर जी, ऑल इंडिया इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय श्री विनोद तिवारी जी, JCM 3rd के मेंबर माननीय साहू जी, SF, OFC, फील्ड गन, OEF, पैरासूट के सम्मानित कर्मचारी भाइयों एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण को बचाने के प्रयास में लगे हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं और एक ऐसे समय में खड़े हैं जो बहुत ही प्रासंगिक है। यह देश जब गुलामी के दौर से गुजर रहा था तो भी कोई न कोई सरकार थी। उस सरकार में हमें कुछ अधिकारों से वंचित किया गया हुआ था, और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति थे जिन्होंने अगुवाई की वो थे महात्मा गांधी जी। उनके नेतृत्व में ये देश अपने हक अधिकार को लेने के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहता था, और हमने हासिल किया। आज क्या कारण है कि हम भी ट्रेड यूनियन के लोग सत्य बात कह रहे हैं। सत्य यह है कि आयुध निर्माणियों का जो निगमीकरण का प्रयास है वो निजीकरण की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। इसमें बिल्कुल भी असत्य नहीं है। दूसरी बात कि हमने कभी भी आयुध निर्माणियों में हिंसा का वातावरण नहीं बनाया। हमने अपनी निर्माणियों को सुरक्षित रखने के लिए सदैव प्रयास किया है। हमेशा एक एक ईंट की और एक एक चीज़ों की हिफाजत करने के लिए हम कटिबद्ध रहे हैं। किन्हीं भी हड़तालों में, किन्हीं भी आंदोलनों में हमने आयुध निर्माणियों का अहित नहीं होने दिया। हमारे तमाम आपसी विचारधाराओं में विभिन्नताएं होने के बावजूद, हम कर्मचारी संगठनों में द्वंद्व होने के बावजूद हमने कभी निर्माणी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने जो भी आंदोलन किए वो निर्माणी के प्रति अहिंसक आंदोलन किए। इसलिए महात्मा गांधी के इस
आज के इस 2 अक्टूबर के अवसर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंदोलन बिल्कुल उनके दिए हुए रास्ते पर चल रहा है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की आज़ादी के बाद सबको समानता का अधिकार देने के लिए, तमाम सारी विषमताओं को दूर करने के लिए भारत के संविधान की रचना में जिनका सर्वश्रेष्ठ योगदान था, ऐसे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा स्थल के सामने हम सब आज धरना दे रहे हैं। माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके साथ जो लोग इस संविधान की रचना किए, जब उसके प्रियम्बल की बात कर रहे थे, उसके प्रारूप की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कल्पना की कि अब भारत देश जब सार्वभौमिकता को प्राप्त करेगा तब उसमें समाजवादी विचारधारा रखी जाएगी। समाजवादी वो नहीं जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं। समाजवादी का मतलब ये है कि समाज के सारे अंगों को एक बराबर का अधिकार मिलेगा, समाज के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको इस्तेमाल करने का बराबर का अवसर मिलेगा। समाज में सारे लोग जाति, धर्म और लिंग भेद के आधार होने के बावजूद उन सब में समानता रहेगी। ऐसा बढ़िया संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में हम लोग आज बैठे हैं और यह बात कह रहे हैं कि सरकार की सोच में परिवर्तन आया है। भारत सरकार ने इस संविधान को बिना बदले हुए, जिसमें समाजवाद की बात की गई थी, आज सरकार पूंजीवाद की तरफ जा रही है और उस पूंजीवाद का आधार यह हो गया है कि सभी संस्थान लाभ में हैं या हानि में हैं। इस आधार पे उनको बनाए रखना जरूरी है या उनको बंद करना जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन सरकार की सोच में आया है और हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सभी सरकारें आती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें लेकर के आती हैं, उनका सभी का समीक्षा की जाती है और समाज उसका सही निर्णय करता है। आज की सरकार की जो सोच है कि सभी सरकारी क्षेत्रों को सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में बदल दिया जाए, सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजीकरण की तरफ ढकेल दिया जाए और इसके बाद एक ऐसा वातावरण बने जो सारे सरकारी प्रतिष्ठान है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हों। तो ऐसे नीति नियंताओं को और ऐसी नीतियों को हम नकारते हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं और उनसे मांग करते हैं सरकार से कि इन नीतियों में निश्चित रूप से परिवर्तन लाया जाए। देश के विकास में सरकारी प्रतिष्ठानों का और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सभी राजनीतिक दल सरकार में आना चाहते हैं और सरकार में आने के बाद इन्हीं सरकारी प्रतिष्ठानों की आलोचना करने लगते हैं। आज चिंताएं इस बात की बढ़ रही हैं कि अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि अभी रक्षा उपकरणों को किराए पर लिया जाएगा। हम सब मजाक करते थे कि कहीं ऐसा न हो किसी दिन कि सरकार भारतीय सेनाओं को भी किराए पर ले। आने वाले समय में क्या हम ये देखेंगे कि किसी दूसरे देश से कोई रक्षा मंत्री किराए पे आता है और यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करता है? क्या ऐसे दिन भी हम सबको देखने हैं? ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि एक कदम जो गलत उठाया जाता है फिर उसको वापस ला पाना बहुत मुश्किल होता है। एक उदाहरण अपने सामने है। 1 जनवरी 2004 के बाद या 1 जनवरी 2004 से जो भर्ती हुए कर्मचारी थे उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। लागू करने वाली सरकार सत्ता से विदा हो जाती है, दूसरी सरकार आती है, वह रहती है, वो भी विदा होकर के चली जाती है। जो केंद्र सरकार की योजना थी न्यू पेंशन स्कीम, और राज्य सरकारें एडॉप्ट कर लेती हैं और उन राज्य सरकारों में अलग अलग राजनीतिक दल रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि एक कदम जो गलत उठा था उस एक कदम को वापस रखने की क्षमता किसी में नहीं रही। ये हमारी चिंता का कारण है। ऐसा नहीं कि ये सरकार अगर आज इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निगम में बदल दे
और हम सरकार को बदल दें तो आने वाली सरकार इस निगम को फिर से जो है सरकारी क्षेत्र में बदल दे। हम जानते हैं कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये हमारी एक चिंता का कारण है। एक बार हम निगमीकरण में चले गए, निगम बन गए, तो फिर जान लीजिए कि कभी भी किसी भी हालत में फिर हम सरकारी क्षेत्र में वापस नहीं आ पाएंगे। और निगमों का जो हाल है वो हम सब के सामने है। बहुत बड़े बड़े वादे करके, बहुत बड़ी बड़ी आशाएं बधा करके भारतीय संचार निगम लिमिटेड का जो है गठन किया गया था। 2000 से 2020 तक आते आते 20 सालों में सरकारी नीतियों के कारण, सरकारी नीति नियंताओं की वजह से आज एक सबसे बड़ा कारपोरेशन बंद होने की कगार पे खड़ा है। दूसरे जो टेलीकॉम सेक्टर हैं वहां पर 5th जनरेशन की बातें हो रही हैं और भारत सरकार की नीतियों के कारण BSNL अभी 4th जनरेशन की इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सका है। हमें कोई शक नहीं है कि अगर हम निगम बनेंगे तो हमारे ऊपर तमाम बाधाएं लागू की जाएंगी, तमाम व्यवधान खड़े किए जाएंगे, हमको काम नहीं दिया जाएगा, हमको एक्सपेंडिचर का बजट नहीं दिया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि आप समय से काम नहीं करते हो तो क्यों आपको जो घाटा हो रहा है इन कारणों से क्यों ना हम आपको जो है डिसइन्वेस्टमेंट करने की तरफ लेकर के जाएं। तो ये चुनौतियां हैं। सरकार हम सबको दबाने का प्रयास कर रही है। हम जब एक अपने संवैधानिक तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने दिए गए वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आज धरने पर बैठ रहे हैं और 12 अक्टूबर से हम सब हड़ताल पर जाने वाले हैं। हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, हमारे लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, दबाने और डराने धमकाने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कल एक पत्र जारी किया है और कहा है कि आप 7 दिन के अंदर अपनी स्ट्राइक नोटिस को वापस लें। हम जो हथियार बनाते हैं, हम जिन वातावरण में रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, हम चाइना की सरकार से मोर्चा संभालने के लिए हथियार बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं। तो भय हमें उनसे नहीं है तो हम आपसे भी भयभीत होने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितना जुल्म सितम करिए, केंद्र सरकार में बैठ करके हम दबने वाले नहीं हैं। आपका जितना जुल्म बढ़ता जाएगा, जितना डांट फटकार और हमारे पर अत्याचार बढ़ता जाएगा, हम उतनी ही मजबूती के साथ आपके सामने खड़े रहेंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं और हम बिकने वाले भी नहीं हैं। किसी भी हालत में इस आंदोलन को अपने अंजाम तक लेकर के जाएंगे। न हम भागेंगे और न किसी को भागने देंगे। आज के इस अवसर पर मैं इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।